Now welcome to lecture 9 BSc part 3rd पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने लेक्चर 8 में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखी थी। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण h nu इक्वल टू phi 0 प्लस हाफ एम वी एम स्क्वायर या h nu 0 प्लस हाफ एम वी एम स्क्वायर, इसको इक्वेशन ए मान लेता हूँ, ये लिखी थी और उसका सिद्धांत हमने किया ना। अब क्वेश्चन ये कि आप आइंस्टीन की इस प्रकाश विद्युत समीकरण से जो प्रेक्षण थे, प्रेक्षणों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सके, इस प्रकार से की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन है किस प्रकार से आपको सारे जो तथ्य आपने लिखे थे प्रेक्षणों में, पॉइंट वाइज 5 तथ्य लिखे थे, पांचों को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसमें देखिए, पहला प्रेक्षण जिसे हम देखेंगे, पहली चीज हम वेरिएबल करें इस इक्वेशन ए में, या कह दीजिए या आपतित फोटोन की आवृत्ति, आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू को बढ़ाते हैं। न्यू को पहला हम क्या करते हैं और तीव्रता को हम स्थिर रखते हैं। हमने पहले ही कहा था कि तीव्रता का मतलब क्या है, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर आने वाले फोटोनों की संख्या। तो इक्वेशन ए में या आपतित फोटोन की आवृत्ति v को बढ़ाते हैं और तीव्रता को हम स्थिर रखते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे फोटोन की ऊर्जा बढ़े, बिल्कुल तथ्य फिक्स है, इससे फोटोन की ऊर्जा बढ़े। और फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग इस फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन के रूप में काम आएगा, कार्यफलन के रूप में आ जाएगा, काम में आएगा। और बची हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। यही तथ्य है। तो अगर हम न्यू बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि वस्तु समान है, वस्तु हमने यहाँ पर तीव्रता भी स्थिर रख देते हैं और वस्तु भी एक ही रखी है, जैसे अपन ने जो धात्विक सतह जो लगाई है वो भी नहीं बदल रही, वो भी फिक्स है। तो उस धात्विक सतह के लिए कार्यफलन तो निश्चित होगा। कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को आंतरिक बंधनों से मुक्त करके सतह तक लाने में किया गया कार्य या उसमें जो ऊर्जा खर्च हुई वो आपके पास, वो तो फिक्स है क्योंकि धात्विक सतह फिक्स है। आप न्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो क्या तथ्य हमारे पास आया कि इलेक्ट्रॉन की न्यू या आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में वृद्धि हुई। और यदि न्यू कम है, एक निश्चित मान से, सपोज हम न्यू को 0 से बढ़ा रहे हैं थोड़ा देर, तो क्या होगा, न्यू कम है एक निश्चित मान से, तो उसकी ऊर्जा इतनी कम होगी कि वो कार्यफलन से अधिक होगी नहीं। यानी उसकी फोटोन की ऊर्जा न्यू कम होने से h न्यू इतनी कम होगी कि वो कार्यफलन से भी क्या होगा, h न्यू जो उसकी है वो phi 0 से कम है। तो ऐसी स्थिति में वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाएगा और वो इलेक्ट्रॉन आंतरिक बंधनों से मुक्त होकर सतह तक नहीं आ पाएगा। तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। अब अगर मैं न्यू को बढ़ाते बढ़ाते न्यू 0 कर दूं, यानी कि दहली आवृत्ति पे कर,
दहलीय आवर्ती पर भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आंतरिक बंधनों से मुक्त होकर सतह तक आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो धात्विक सतह से बाहर नहीं निकला। जब तक वो धात्विक सतह से बाहर नहीं निकलेगा वो मुक्त नहीं कहलाएगा। मुक्त नहीं कहलाएगा तो जो अपन ने प्लेट P1 और P2 के मध्य विभवांतर लगा रखा है उसके द्वारा वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक त्वरित ही नहीं होगा और दूसरी प्लेट पर P2 प्लेट पे पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो परिपथ में धारा ही पैदा नहीं होगा, और अगर एमीटर में धारा नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो यानी अगर न्यू का मान दहलीय आवर्ती, ये दहलीय आवर्ती कार्यफलन पर निर्भर कर रही है, बराबर कार्यफलन के हिसाब से, कार्यफलन धात्विक सतह के हिसाब से, तो एक पर्टिकुलर धात्विक सतह के लिए एक निश्चित दहलीय आवर्ती है। उस दहलीय आवर्ती के बराबर का हमने आवर्ती कर दी फोटोन की, आपतित फोटोन की, लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से मुक्त नहीं हो रहा। तो हमें इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा या आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक करनी पड़ेगी। जैसे ही आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू जीरो यानी दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी, यह इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से मुक्त होकर बाहर आ जाएगा, उसको कुछ गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, और जैसे ही वो बाहर आएगा P1 और P2 के मध्य लगाए गए विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो त्वरित होगा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा और आपको परिपथ में धारा या एमीटर में धारा प्राप्त हो जाएगी और आप इसे कहेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त हो। तो आप देखिए, आपका जो प्रथम या द्वितीय जो प्रेक्षण था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी प्राप्त होगा जबकि आपतित आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति एक निश्चित कट ऑफ, निश्चित आवृत्ति से अधिक होगी, जिसे हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं, अधिक होगी, तो ही हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। तो आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपतित फोटोन की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होगी तभी हमें मिलेगी, क्योंकि अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन को आंतरिक बंधनों से मुक्त कर बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। सेकंड तथ्य देखिए, यदि हम न्यू को पर्याप्त दे देते हैं यानी ग्रेटर देन न्यू जीरो दे देते हैं, तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त। ऐसी स्थिति में आप न्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास उसकी न्यू अब अगर हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² इंक्रीज हो। अब इस इलेक्ट्रॉन को विपरीत विभवांतर लगाकर, विपरीत विभवांतर का मतलब क्या हुआ, जो दूसरी सिचुएशन थी हमारी, विपरीत विभवांतर लगाकर, अर्थात P2 प्लेट को हम क्या कर दें, नेगेटिव कर रहे हैं और P1 प्लेट को हम पॉजिटिव कर, विपरीत विभवांतर लगाकर इंक्रीज होगी। इस इलेक्ट्रॉन को विपरीत विभवांतर लगाकर अगर रोका जाए तो हमें अधिक विभवांतर लगाना पड़ेगा, यानी आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, गति ऊर्जा बढ़ रही है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही अधिक हमें विपरीत विभवांतर लगाना पड़ेगा। और हमने पहले ही देखा कि एक ऐसा विभवांतर जिस पर की गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन उस प्लेट पर नहीं पहुंच पाता और धारा शून्य हो जाती है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाएंगे हमें निरोधी विभव का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, हम आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक निश्चित आवृत्ति के पश्चात तो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे निरोधी विभव का मान बढ़ता जाएगा। ये तथ्य भी आपको मिल गया, ये कर्व हमने पढ़ा था प्रेक्षण में कि जैसे एक निश्चित आवृत्ति के पश्चात प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त होता है और आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि जब जैसे से आवृत्ति बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की जैसे से गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए उतना ही हमें विपरीत विभवांतर लगाना पड़ेगा। और उस जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम बराबर E × V0 कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा
है ना, उसी विभवांतर को हम निरोधी विभव कहते हैं। और उस वक्त एमीटर में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस स्थिति में कब, जबकि विपरीत विरोधी विभव लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं कि उसकी जो गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की है वो E इंटू वी जीरो हो गई। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V निरोधी विभव। तो ये स्थिति कब की है, जब आपने पर्याप्त मात्रा में विपरीत विभवांतर लगा दिया जो कि किसके बराबर है, V जीरो के बराबर है। ऐसी स्थिति में E V जीरो किसके बराबर हो गया, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 11th-12th में, तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एमीटर में धारा शून्य आ जाएगी। ये आपके पास तथ्य हो गया। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको धारा शून्य हो जाएगी। अब इसी कर्व को और एक्सप्लेन अपन कर सकते हैं। देखिए हमने ये कर्व बनाया, न्यू और वी जीरो में, इस कर्व को मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये मेरा पॉइंट ओ है, ये नेगेटिव, और इसका जो ढलान है वो मैं निकालूंगा मैथमेटिकली, और ये वाला पॉइंट निकालूंगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या है आइंस्टीन की, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण h न्यू इक्वल टू h न्यू जीरो प्लस हाफ mv m स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं चेंज करता हूं। देखिए h न्यू इक्वल टू h न्यू जीरो प्लस e इंटू वी जीरो। यहाँ समीकरण इससे लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिखा e वी जीरो इक्वल टू h न्यू, e वी जीरो e माइनस h न्यू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ v जीरो इक्वल टू h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू जीरो। ये एक विशेष, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसको इसकी सहायता से इसको वापस से सेटिंग करी है ना, वापस से हमने इसको नए प्रकार से लिखा। तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त। महत्वपूर्ण इक्वेशन ये बताती है कि जो आइंस्टीन की इक्वेशन है वो आपके प्रेक्षण और आपकी मैथमेटिक्स को भी फुलफिल करती है। देखिए अब ये इक्वेशन मैं अगर मैं ये y मान लूँ, इसको मैं m मान लूँ, इसको x मान लूँ और इसको मैं c मान लूँ, तो ये इक्वेशन आप जानते हैं मैथमेटिक्स में क्या कहलाती है, ये सरल रेखा की समीकरण है। इसमें y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, v जीरो, x एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, न्यू। इस समीकरण का ढलान क्या है, m, जो कि h अपॉन e के बराबर है, तथा यह y एक्सिस को कहाँ काटती है, माइनस h अपॉन e v जीरो। ये छोटी क्लासेस में आपको सरल रेखा के समीकरण है। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, यहाँ y एक्स पर फंक्शन कौन सा है, v जीरो, x एक्सिस पे फंक्शन कौन सा है, न्यू। इस इक्वेशन का ढलान क्या है, h अपॉन e, तथा यह y एक्स पर इंटरसेक्ट कहाँ करती है, कहाँ कटान देती है, इंटरसेक्ट कहाँ करती है, माइनस h अपॉन e न्यू जीरो। इसका मतलब अगर मैं इसको देखिए, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमें प्रेक्षण से मिला था कल, और जबकि हमें ये आइंस्टीन की इक्वेशन से मिल रहा है। अब यहाँ देखिए y v जीरो, ये y एक्सिस पे v जीरो, x एक्सिस पे न्यू, ये एक्सिस पे न्यू। तो अब इस इक्वेशन या इस सरल रेखा का ढलान क्या होगा, h अपॉन e। और ये इक्वेशन y एक्सिस पे कहाँ काटेगी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, माइनस तो नीचे के कारण हो गया, h अपॉन e न्यू जीरो। यानी कि प्रेक्षण से जो सरल रेखा न्यू और v जीरो के बीच में अगर आप कर्व खींचेंगे तो प्रेक्षण से जो आपके पास सरल रेखा आ रही है उसका ढलान सदैव h अपॉन e के बराबर होगा। देखिए कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका मतलब ढलान
सभी धातुओं के लिए समान होगा। इसीलिए आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर अपन दो धातु लें तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर जैसे अपन ने कोई क्रोमियम या यहाँ पर सोडियम की अपन ने धात्विक सतह ली तो दोनों का ढलान क्या होगा, सेम। तो उस वक्त वो कर्व खींचते हुए ध्यान रखिए कि दोनों का दहलीय आवर्ती तो अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका ढलान क्या रहेगा, तो ढलान हमेशा से। और ये किस जगह पर काटेंगे, इसमें h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट, लेकिन न्यू जीरो नहीं है कांस्टेंट। न्यू जीरो क्या चीज है, दहलीय आवर्ती, और ये किस पर निर्भर करेगी, धात्विक सतह पर निर्भर करेगी। तो अगर एक धातु के लिए ये है तो दूसरी धातु के लिए कर्व कैसा आएगा, पैरेलल तो आएगा, ढलान चूंकि सेम है इसलिए, लेकिन उसका ये चीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ मैं इसके लिए अगर न्यू 1 लिख दूं तो इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, h/e न्यू 02 लिख दूंगा इसके। तो आपने देखा कि हाँ, आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी उसको ही हमने थोड़ा सा रीसेट किया और वो एग्जैक्टली आपके परीक्षणों को एक्सप्लेन कर पा रहे। इसी प्रकार से थर्ड आइए देखिए, थर्ड में आप देखें कि अब अभी तक हम आवर्ती बदल रहे थे और हमने तीव्रता को स्थिर करा। यदि आपतित फोटोन, आपतित विकिरण की आवृत्ति स्थिर रखी जाए परंतु आपतित स्थिर रखी जाए परंतु उसकी तीव्रता बढ़ाई जाए, तब क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी आपको 2 बार बताया कि तीव्रता का मतलब क्या, विकिरण की तीव्रता का मतलब कि किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो अब फोटोनों, सभी फोटोनों की ऊर्जा तो समान है, यानी इसके सभी फोटोनों की ऊर्जा तो समान है परंतु उनकी संख्या बढ़ रही, सतह पर संख्या बढ़ रही। तो अब बताइए, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। फोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो फोटोनों की संख्या बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। फोटोनों की संख्या बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि धारा किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही। इसका मतलब क्या हो रहा है कि धारा में वृद्धि होगी, क्योंकि हम धारा किसे बोलते हैं, धारा में वृद्धि हो रही। धारा मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, एकांक समय में किसी क्रॉस सेक्शन या किसी जगह से प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब धारा में वृद्धि हो रही है। तो आपने देखा एक कर्व हमने बनाया था कि अगर आप तीव्रता बढ़ाए, देखिए कर्व तो हमने फ्रीक्वेंसी और धारा में खींचा था, लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपने ध्यान दिया हो कि आपको इस तरीके से 2 कर्व मैंने बताए थे। ये तीव्रता ज्यादा के लिए थी, ये तीव्रता कम थी। तो आप देखिए तीव्रता जैसे ही बढ़ी, ये कम तीव्रता है, ये ज्यादा तीव्रता है। यहाँ हम लिख सकते हैं I nu 2 is greater than I nu। तो आपने देखा कि जैसे ही तीव्रता बढ़ी, धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ I nu तीव्रता के लिए धारा मान इतना ही था और यहाँ I nu तीव्रता के लिए धारा का मान बढ़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तथ्य से जैसे इलेक्ट्रॉन आप तीव्रता बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और धारा बढ़ेगी। लेकिन अब दूसरी चीज कि इन दोनों को हमने एक ही बिंदु पर मिलाया था और ये बिंदु हमने V था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये V1, और ये क्या था आपका निरोधी।
तीव्रता बढ़ाई, धारा का मान बढ़ा, ठीक है, लेकिन चूंकि तीव्रता बढ़ाने से संख्या बढ़ रही, लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ रही, क्योंकि न्यू हमने स्थिर रखा हुआ, ऊर्जा नहीं बढ़ रही। तो चूंकि उनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही, तो उनको रोकने के लिए, चाहे तीव्रता ज्यादा हो या कम हो, उनको रोकने के लिए हमें एक ही निरोधी विभव की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि तीव्रता बढ़ा तो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन सभी की गति ऊर्जा नहीं बढ़ रही, तो उनको सबको रोकने के लिए हमें निरोधी विभव का मान समान ही मिलेगा। तो तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन उनको रोकने के लिए निरोधी विभव का मान समान रहता है। तीव्रता बढ़ाने पर भी देखिए लिख देते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर परंतु न्यू स्थिर रखने पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा स्थिर रहती है। गतिज ऊर्जा तो स्थिर रहती है, परंतु उनकी संख्या बढ़ती है। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, धारा बढ़ती है परंतु उनकी संख्या बढ़ती है। गतिज ऊर्जा स्थिर रहने से क्या हो गया आपके पास, गतिज ऊर्जा स्थिर रहने से, गतिज ऊर्जा स्थिर रहने से उनको विपरीत विभवांतर लगाकर, विपरीत विभवांतर लगाकर एक ही निरोधी विभव से, एक ही निरोधी विभवांतर से हम V0 से रोका जा सकता है। अर्थात क्या मतलब हुआ, निरोधी विभव का मान क्या रहेगा, का मान समान रहेगा। और दूसरा एक और तथ्य था कि विभवांतर बढ़ाने से प्रारंभ में धारा बढ़ती है। इसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। विभवांतर बढ़ाया तो प्रारंभ में तो धारा बढ़ रही है, लेकिन बाद में क्या हो रही है इससे, आपने क्या किया, तीव्रता भी स्थिर है आपकी, आपके पास आवृत्ति भी स्थिर है, तीव्रता भी स्थिर कर दी, आवृत्ति भी स्थिर कर दी, और विभवांतर को आप बढ़ा रहे हैं। विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, विभवांतर कैसा बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव विभवांतर। पॉजिटिव विभवांतर हमने पहले देखा हुआ है कि पॉजिटिव विभवांतर का मतलब P2 प्लेट पॉजिटिव और P1 प्लेट नेगेटिव। तो धारा का मान शुरुआत में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है धारा का मान, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्लेट P2 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंचते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होने लग जाती है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट द पॉइंट प्लेट P2 इंक्रीजेस, द करंट इंक्रीजेस। करंट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन विच आर इमिटेड बाय द मेटेलिक सरफेस रीचेज आउट एट द प्लेट P2, सारे इलेक्ट्रॉन जो कि धात्विक सतह से निकले हैं वो सभी की सभी पहुंचने लगे। तब विभवांतर लगाने के पश्चात भी हमारे को धारा का मान बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि वो सैचुरेट हो गई। धारा क्या हो गई, सैचुरेटेड। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे पर सेकंड पर यूनिट एरिया से धात्विक सतह से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब प्लेट P2 पर पहुंचने लग गए हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज आप बढ़ा भी दें तो अवेलेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो आपकी धारा क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब अगर आपसे कोई कहे कि नहीं आपको धारा बढ़ानी है, तो कैसे धारा बढ़ेगी, धारा तभी बढ़ेगी जब आप तीव्रता बढ़ाएंगे, अधिक फोटोन आपतित करेंगे, तो उससे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपको धारा फिर आपकी बढ़ जाएगी। ये सारे तथ्य आप आइंस्टीन की इक्वेशन से समझा सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कंसेप्चुअली, और आपको लिखना भी आना चाहिए विथ कर्व विथ पॉइंट्स। आप इसको पूरा लिखेंगे तभी आपको ये कंप्लीट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका लास्ट वाला जो फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हम कहेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन प्रभाव हम करेंगे। कॉम्पटन प्रभाव की भी मैथमेटिक्स लंबी है और उसको करेंगे, और फिर एक आर्टिकल करेंगे
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, कंसेप्चुअली कैसे दोनों को अलग किया जाता है, और इसको हम करेंगे। तब आपके पास एक आर्टिकल आपका कंप्लीट होगा कि हमने क्या किया है कि फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या ओरिजिन ऑफ क्वांटम, व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में, इस क्वेश्चन का आंसर इस तथ्य में है कि क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर्स क्या रही। तो जैसे कि हमने पहले इस लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हमने एक लिस्ट बनाई थी, तो उसमें लास्ट लिस्ट में हमारा पॉइंट था कॉम्पटन इफेक्ट। तो जो ये पांचों हम फेलियर्स कर लेंगे लास्ट में कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, हमें क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, वो कैसे बिल्टअप हुई, और उसको हम आगे